बच्चों ये वीडियो मैं पार्ट वाइज बना रहा हूं। यदि आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस पार्ट 1 से लास्ट पार्ट तक देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट देखने के लिए वीडियो के नीचे यहां क्लिक करें, आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिखेगा। अब आप यहां क्लिक करें प्लेलिस्ट बटन पर तो आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगा। यदि आपको और भी प्लेलिस्ट देखने हैं तो आप यहां क्लिक करें, उसके बाद आप यहां क्लिक करें तो आपको ये सारे प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हैं। अब आपको जो चैप्टर पढ़ना है वहां क्लिक करें तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं, आपको यहां पूरा वीडियो मौजूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं। यह वीडियो विज्ञान क्लास 10 अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट 3 है। तो इसके दो पार्ट्स को आप जरूर देख लें। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि HCl क्या है, ये एक अम्ल है, NaOH क्या है, एक क्षारक है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर पढ़ा था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्या सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता होती है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत ही के और टॉपिक आता है, वह क्या हाइड्रोजन युक्त सभी पदार्थ अम्ल होते हैं। तो पहले तो हम लोग यही देखना चाहेंगे कि क्या जिन पदार्थों में हाइड्रोजन होता है वे अम्ल होते हैं। जैसे सिंपल मान लीजिए कि H2O है, तो H2O में तो H होता है, तो क्या ये अम्लीय है, यानी कि इसमें ये अम्ल इसको मान लेंगे। या फिर आप देख सकते हैं अल्कोहल है, जैसे कि C2H5OH एक अल्कोहल है, इसमें आप देखेंगे कि H है यहाँ पर। या फिर ग्लूकोज C6H12O6 है, ये भी क्या है, ये इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो क्या ये दोनों अम्ल हैं। तो इसी को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिजल्ट ही बता दे रहा हूँ कि यदि यहाँ हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन के होने से यह नहीं बात प्रूफ हो जाता कि ये एक अम्ल है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो अम्ल एक्चुअली में क्या होते हैं, अम्ल को यदि हम लोग पानी में डालें, यदि अम्ल को पानी में डालें तो वह क्या होता है, वह हाइड्रोजन आयन देता है। वह क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। और इसी बात को हम लोग को यहाँ इस प्रयोग में देखना है। तो जो भी अम्ल होंगे वो क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि HCl है, तो HCl क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। इस प्रकार से इससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। यदि इसको जल में घोला जाए तो इससे हाइड्रोजन आयन निकलेगा। ठीक इसी प्रकार H2SO4 है, तो इससे भी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा। लेकिन यदि हम लोग यहाँ C2H5OH की बात करें तो इससे कोई हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा। यदि हम लोग C6H12O6 की बात करें तो इससे कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा। तो यह बात अब आप समझ गए होंगे कि जो अम्ल है वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और इसी को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर यह प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस प्रकार से समझना होगा कि आयन के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का या फिर विद्युत का प्रवाह हो रहा है। मतलब कि यदि यहाँ पर ये जो तरल दिख रहा है इसमें आयन होगा तो वहां पर बिजली का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह, वहां पर आपको करंट का प्रवाह होगा। और यदि आयन नहीं होगा तो करंट का प्रवाह नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से दो कील लगाया गया है और एक कील में ये तार फंसाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी लगाया गया है, यहाँ बल्ब लगाया गया है, स्विच लगाया गया है और एक कील यहाँ पर है इस प्रकार से। तो आप खुद समझिए इस बात को कि ये यदि बल्ब है यहाँ पर इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पर ये तार यहाँ पर कटा हुआ है, तो क्या ये बल्ब जलेगा कभी? इसका उत्तर है नहीं। लेकिन यदि इन दो तारों को मैं जोड़ दूं तो क्या यहाँ पर बल्ब जलेगा? तो इसका उत्तर है हाँ। यहाँ यदि ये दो तार जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब विद्युत परिपथ पूर्ण है और जिससे कि ये बल्ब क्या होगा, जलेगा। लेकिन यदि ये दो तारों के बीच में गैप है तो क्या यहाँ पर यह बल्ब जलेगा? तो इसका उत्तर है नहीं जलेगा। तो यदि हम लोग यहाँ पर एक कांटी लगा दें इस प्रकार से, कील लगा दें इस प्रकार से, तो और कील को इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लकड़ी से में ये रख दें, इसको इस प्रकार से लकड़ी में इसको दबा दें, तो क्या अब बिजली प्रवाहित होगा? तो इसका उत्तर है नहीं, यहाँ बिजली प्रवाहित नहीं होगा। स्विच ऑन करने पर बल्ब ये नहीं जलेगा। लेकिन यदि यहाँ पर हम तार को बीच में जोड़ दें तो क्या बल्ब जलेगा? इसका उत्तर है हाँ, बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर अब ये बल्ब दो प्रकार से जल सकता है। या तो यहाँ पर इन दोनों ये जो कील दिख रहे हैं इनके बीच में आयन का प्रवाह हो, या आयन मतलब क्या हो गया, H+ हो गया, OH- हो गया, ये सब इनको हम लोग बोलते हैं आयन।
यदि यहां से यहां तक ये आयन मौजूद होगा तो यहां पर ये विद्युत परिपथ पूर्ण होगा और ये बल्ब जलेगा। लेकिन यदि आयन नहीं होगा तो यहां पर विद्युत परिपथ पूर्ण नहीं होगा और ये बल्ब नहीं जलेगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पानी है यहां पर आप देख रहे हैं, इस पानी में सबसे पहले हम लोग HCl को डालेंगे। तो HCl को जैसे ही पानी में डालेंगे तो वो क्या देता है, H+ आयन देगा। तो अब आप बताइए कि इसमें H+ आयन है और यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। तो इसका उत्तर है ये बल्ब जलेगा, क्योंकि यहाँ पर आयन का प्रवाह होना शुरू हो गया जिससे विद्युत परिपथ पूर्ण होगा और ये बल्ब क्या होगा, जलेगा। अब इस प्रयोग में हम लोग H2SO4 का उपयोग करते हैं, तब क्या ये बल्ब जलेगा। तो इसका उत्तर है हाँ, H2SO4 में भी क्या मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन आयन मुक्त हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर परिपथ पूर्ण होगा और बल्ब जलेगा। अब इसी प्रयोग में हम लोग यदि C2H5OH को इस पानी में डालते हैं तो क्या ये बल्ब जलेगा। तो इसका उत्तर है बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी H+ आयन मुक्त नहीं हो रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से अब इस पानी में हम लोग ग्लूकोज डालेंगे तो अब क्या बल्ब जलेगा। तो इसका उत्तर है बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ग्लूकोज में भी H+ आयन मुक्त नहीं होता है। इस प्रकार से आपने समझा कि जो अम्ल होते हैं उनको पानी में डालने पर उनसे क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयन मिलता है, जिससे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत का प्रवाह भी हो रहा है। यहाँ पर ये आयन के द्वारा विद्युत का प्रवाह हो रहा है। तो अब तो कंफर्म हो गया आपको कि यहाँ पर अल्कोहल, ग्लूकोज इनसे H+ आयन मुक्त नहीं होगा, जबकि HCl है, H2SO4 है या फिर अन्य जो HNO3 है, इससे आयन फ्री होगा, हाइड्रोजन आयन फ्री होगा, जिससे कि यहाँ पर विद्युत प्रवाहित होगा, या फिर बोलने कि उसको पानी में डालने पे हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। तो अब यदि हम लोग क्षारक का बात करें तो क्षारक में क्या मुक्त होता है। तो क्षारक में आप देखेंगे यह OH- आयन देता है। जैसे कि NaOH है तो ये क्या आयन देगा, OH- आयन देगा यदि इसको जल में घोला जाए, और इसके द्वारा भी यहाँ पर आप देखेंगे आयन बन रहा है, तो यहाँ भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी या फिर बोलेंगे करंट प्रवाहित होगा और इससे भी बल्ब यहाँ पर जलेगा। तो आपने देखा कि यहाँ जो अम्ल थे उनको पानी में डालने पर वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, और यहाँ पर जो क्षारक थे उनको पानी में डालने पर वो OH- आयन देते हैं। तो इनमें समानता हुआ या नहीं हुआ, तो हुआ। यह समानता हुआ कि जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देंगे और जो क्षारक होते हैं वो OH- आयन देते हैं। यहीं तक आपके बुक में पढ़ाया गया है। इसके आगे बहुत सारी और भी बातें होती हैं इसमें, जो कि आगे के क्लासेस में आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन आपके बुक में बस यही समझाया गया, इसलिए मैं यहीं तक आपको समझा रहा हूं। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानता होती है। तो उसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो अम्ल है वह H+ आयन देंगे और जो क्षारक है वह OH- आयन देगा। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि HCl है, तो HCl को जल में यदि डाला जाए तो वो देगा H+ और क्या देगा, Cl- आयन देगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं जो HCl है इसको H2O में डाला तो हम लोगों ने H3O+ आयन लिखा है और Cl- आयन लिखा है। तो यहां पर यदि आप ध्यान देंगे तो ये जो H+ आयन है वह H2O से मिलता है। जैसे कि HCl है तो वो H+ देगा और Cl- देगा, और ये जो H+ है वह H2O से रिएक्ट करेगा और H3O+ आयन बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ जो H+ आयन है वह फ्री नहीं रहता है, बल्कि H2O से मिलकर H3O+ का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और इसको हम लोग इस प्रकार से H+ एक्वस के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोनियम आयन। तो आपको समझ में आ गया कि जो अम्ल है वह जल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो क्षारक हैं वो OH- एक्वस का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जल में डाला तो सोडियम आयन देगा और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस आयन देगा। इस प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस यहाँ पर दे रहे हैं। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि जो अम्ल है वो भी जब जल में घोला जाएगा तो वो
हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। लेकिन यदि इसको जल में नहीं घोला गया है तो वह फिर उस आयन को नहीं बनाएगा, मतलब यह जो आयन है वह मुक्त नहीं होगा। अब यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब अम्ल क्षारक से रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, वह साल्ट बनाता है यानी कि लवण बनाता है और प्लस जल का निर्माण करता है। तो आपने देखा कि अम्ल में क्या हो गया, H+ हो गया एक्वस, और क्षारक में क्या हो गया, OH- हो गया। तो यही जब दोनों मिलेंगे तो फिर किस का निर्माण करेंगे, H2O का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लवण कैसे बन रहा है और जल कैसे बन रहा है। हम पढ़ रहे थे कि जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक का क्या होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग को देखना है कि जल के साथ अम्ल एवं क्षारक को यदि मिलाया जाता है तो वह बहुत उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यही कारण है कि जल में जब हम लोग अम्ल को मिलाते हैं, उसको तनुकृत करने के लिए तो बहुत सावधानी बरतते हैं। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर अम्ल रखा हुआ है, बहुत सारा अम्ल है, और अचानक से यदि आप उसमें जल को मिलाते हैं तो जल तो धीरे धीरे जाएगा, तो वहां पर ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बहुत ज्यादा इसमें उष्मा निकलेगा। जैसे ही जल इस बहुत सारे अम्ल में जाएगा तो यहाँ पर ये जो अम्ल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल बोलेंगे। सांद्र अम्ल मतलब क्या हो गया कि उसमें जल मिला हुआ नहीं है। तो जब इसमें जल आप मिलाएंगे, ऊपर से अचानक से डालेंगे, तो यहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकता है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर यदि ये शीशा का बर्तन है तो वह फूट भी सकता है। तो आखिर हम लोग यदि इसको इस सांद्र अम्ल में पानी मिलाना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर पानी रख लेंगे और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अम्ल यहाँ पर डालेंगे और इसको बीच बीच में क्या करेंगे, हिलाते जाएंगे, तब यह स्थिति पैदा नहीं होगी और आसानी से अम्ल को तनुकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप दो वर्ड पढ़ रहे, एक होता है सांद्र और दूसरा क्या होता है, तनुकृत। ये आपको याद रखना है। तो सांद्र मतलब क्या हुआ कि इसमें जल मिला हुआ नहीं है। अब यदि आप इसमें जल मिलाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं तनुकृत, मतलब आप जितना मर्जी उतना जल मिला सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से आप यहाँ पर जल मिला सकते हैं। तो यहाँ जब जल मिलाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तनुकरण। अब हम लोग इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, और वह यह है कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। तो कोई विलयन है, उसमें अम्ल या फिर क्षारक उसमें मिला हुआ है, तो कितना प्रबल है। जैसे कि कुछ जो अम्ल होते हैं वो बहुत प्रबल होते हैं और कुछ अम्ल बहुत प्रबल नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि हम लोग HCl का बात करें तो HCl एक बहुत ही प्रबल अम्ल है, और यदि नाइट्रिक अम्ल का बात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल का बात करें, तो वो भी क्या है, एक बहुत ही प्रबल अम्ल है, और वह यदि शरीर पर गिर जाए तो आपका शरीर जल भी सकता है। लेकिन यदि हम लोग टार्टरिक अम्ल का बात करें या फिर साइट्रिक अम्ल का बात करें, ये साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। तो वह यदि आप शरीर पर गिराएं, यदि नींबू के रस को गिराएं, तो क्या आपका हाथ जल जाएगा, तो आंसर है नहीं। तो दोनों तो अम्ल ही हैं, साइट्रिक अम्ल भी अम्ल है और HCl भी क्या है, अम्ल है। लेकिन एक अम्ल बहुत प्रबल होता है और दूसरा अम्ल उतना प्रबल नहीं होता है। तो किसी विलयन में हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सा अम्ल प्रबल है या फिर दुर्बल है, तो उसके लिए यहाँ पर एक सार्वत्रिक सूचक का उपयोग किया जाता है। तो इस सार्वत्रिक सूचक को आपको याद कर लेना है। इस प्रकार से सार्वत्रिक सूचक लगा रहेगा और उसमें रंगों की एक पट्टी होगी, इस प्रकार से पट्टी लगा रहता है। तो सार्वत्रिक सूचक होता क्या है, तो बहुत सारे सूचकों का यह मिश्रण होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक सूचक। और इसको फिर जैसे हम लोगों ने लिटमस पेपर देखा था कि पेपर में उसको भिंगो कर रखा गया था, वैसे ही सार्वत्रिक सूचक का यहाँ पर इस प्रकार से आप उसको स्ट्रिप मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग कलर यहाँ पर, ये सार्वत्रिक सूचक तो नॉर्मल रहेगा, ये देखिए ये है सार्वत्रिक सूचक, मतलब इसमें आपको कलर नहीं दिखेगा, लेकिन इसका एक मीटर यहाँ पर लगा रहेगा। तो यहाँ पर अलग अलग उसका रंग बना रहेगा जो कि बताएगा कि वो कितना अम्लीय है या फिर कितना क्षारीय है, वो आपको एक अलग से मिलेगा। तो मान लीजिए सार्वत्रिक सूचक को आप डालेंगे, मान लीजिए नींबू में डालेंगे या फिर आप HCl में डालेंगे या फिर आप जल में डालेंगे, कहीं भी आप डालेंगे तो इसका कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा और इस कलर को आप इससे मैच कराएंगे। तो यहाँ पर यदि आप मैच कराएंगे तो यहाँ पर जो कलर यहाँ पर है वही मैच करेगा वहां पर कलर, तो उसका pH वैल्यू आप जान सकते हैं। तो वही होता है सार्वत्रिक सूचक। तो सार्वत्रिक सूचक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कितना अम्ल प्रबल है या क्षारक है प्रबल है, उसको हम लोग वहां पर ज्ञात करते हैं। तो अनेक सूचकों का यह मिश्रण होता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में यह दिखाता है।
तो सार्वत्रिक सूचक क्या हो गया? यह अनेक सूचकों का मिश्रण हो गया जो कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में दिखाता है। तो जैसे मैंने बताया, एक स्ट्रिप रहेगा, उसको आपको डालना है अम्ल में। अब जब देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो गया है तो उसको एक मीटर रहेगा, उससे आपको मैच कराना है और आपको पता चल जाएगा कि वहां पर उसका हाइड्रोजन आयन का सांद्रता किस प्रकार है, और उस हिसाब से आपको क्या निकलता है? पीएच वैल्यू निकलता है, और जिससे आप जान जाएंगे कि वह कितना अम्लीय है अथवा कितना क्षारकीय है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है पीएच स्केल। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। तो आप देख सकते हैं सार्वत्रिक सूचक भी आपके एग्जाम में आ सकता है, पीएच स्केल भी एग्जाम में आ सकता है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पीएच वैल्यू के अनुसार कोई भी जो विलयन है वह अम्लीय अथवा क्षारकीय, वहां पर हम लोग उसको बोलेंगे। तो यदि पीएच का मान 7 आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उदासीन। मतलब यदि पीएच वैल्यू आपका 7 आया, यदि आप मेजर कर रहे हैं उसका पीएच वैल्यू और क्या आया? 7 आया, तो आप पता कर सकते हैं कि वह क्या है? उदासीन है। ठीक इसी प्रकार से यदि पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, तो ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछता है कि 7 से यदि कम होगा पीएच तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। तो आप देखिए कि जैसे ही 7 से कम होते जाएगा अम्लीयता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए पीएच वैल्यू 1 है तो वो ज्यादा अम्लीय होगा, पीएच वैल्यू 6 है तो वह कम अम्लीय होगा। ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग HCl का पीएच वैल्यू देखें तो यहां पर आएगा, यदि हम लोग नींबू का देखें तो उसका पीएच वैल्यू यहां पर आएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो HCl का पीएच वैल्यू क्या है? वह है कम, लेकिन वह ज्यादा अम्लीय है, यानी कि प्रबल अम्ल है। HCl क्या हो गया? प्रबल अम्ल। लेकिन यहाँ नींबू का रस क्या हो गया? दुर्बल अम्ल हो गया। इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ 7 से यदि पीएच वैल्यू बढ़ रहा है तो वह कैसा होगा? क्षारक प्रकृति का होगा। यदि मान लीजिए पीएच वैल्यू 14 है तो बहुत ही वह क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या फिर बोलेंगे प्रबल क्षारक होगा। लेकिन यदि वो 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है तो वह कम प्रबल क्षारक होगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखें कि 7 पीएच वैल्यू है तो वह क्या होगा? उदासीन होगा। 7 से यदि बढ़ रहा है तो वह क्षारकीय होगा, और 7 से यदि घट रहा है तो वह क्या होगा? अम्लीय होगा। तो इस वैल्यू को आपको याद रखना है। तो अभी हम लोगों ने अम्ल एवं क्षारक की शक्ति को देखा, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको और सीख लेना है कि अम्ल एवं क्षारक की जो शक्ति है वह H+ आयन और OH- आयन के संख्या पर निर्भर करती है। तो यदि किसी विलयन में H+ आयन की बहुलता है तो वह ज्यादा अम्लीय होगा, और यदि OH- आयन की ज्यादा बहुलता है तो वह क्षारकीय होगा। तो यहाँ पर यह भी बात हम लोगों को समझना होगा कि प्रबल अम्ल कौन होते हैं और दुर्बल अम्ल कौन होते हैं, या प्रबल क्षारक कौन होते हैं, दुर्बल क्षारक कौन होते हैं। जैसे मैंने बताया HCl क्या है? एक प्रबल अम्ल है, जबकि CH3COOH ये क्या है? यह एक दुर्बल अम्ल है। तो ये एक प्रबल अम्ल क्यों है कि यदि इसको जल में घोला जाएगा तो आप देखेंगे कि लगभग सारे HCl, मान लीजिए 10 HCl हम लोगों ने डाला है तो लगभग सब यहाँ पर 10 H+ आयन आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये HCl में H+ डिसोसिएट हो जाता है और यहाँ पर आपको H+ आयन ज्यादा से ज्यादा मिलता है। जबकि आप देखेंगे कि यहाँ दुर्बल अम्ल में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको कम से कम H+ आयन मिलेगा। तो जब ज्यादा H+ आयन मिलेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे प्रबल अम्ल, और कम H+ आयन मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार से ज्यादा यदि OH- आयन आपको मिलेगा जल में घोलने पर तो उसको बोलेंगे प्रबल क्षारक, और यदि कम मिलेगा तो क्या बोलेंगे? दुर्बल क्षारक। तो ये भी टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वह है टॉपिक दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो पीएच वैल्यू जैसे मैंने बताया कि कोई भी विलयन उदासीन है या फिर वह अम्लीय है या क्षारकीय है, उसको हम लोग पीएच वैल्यू से पता करते हैं। तो हमारा जो शरीर है या फिर जीव जंतुओं का शरीर है वह भी एक खास पीएच पर कार्य करता है। तो सबसे पहले पौधे और पशुओं का जो शरीर है वह हम लोग देखेंगे 7 से लेकर 7.8 पीएच तक ये कार्य करता है। इसमें आप देखेंगे एक और पॉइंट बताया गया है कि जो वर्षा का जल है
उसमें यदि पीएच वैल्यू 5.6 से कम होगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा आप जानते हैं कि क्या होता है, जब जल के साथ अम्ल की वर्षा होती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। तो यहाँ पर ये जो अम्लीय वर्षा है उसका जो पीएच वैल्यू 5.6 से कम होगा और ये जल में जाएगा, मान लीजिए सरोवर में जाएगा, तालाब में जाएगा, तो वहाँ के जीवों का, वहाँ का जो जल है उसका पीएच वैल्यू कम करेगा और उससे वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको बहुत ही जीने में मुश्किल होगा। क्योंकि हमारा शरीर, हम देख रहे हैं कि जो जीव जंतुओं का शरीर है वो लगभग 7 से 7.8 पीएच पर कार्य करता है। तो ये पॉइंट भी एक था। दूसरा है मिट्टी का पीएच। तो आप जानते हैं कि जो अलग अलग जो फसलें हैं वो भी एक खास पीएच वैल्यू उनको चाहिए उनके ग्रोथ के लिए और उनके वृद्धि के लिए। तो वहाँ पर जिस प्रकार का मिट्टी है उसका जिस प्रकार का पीएच है उसी प्रकार का यदि फसल बोया जाए तो वहाँ पर ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो मिट्टी का पीएच भी यहाँ पर चेक किया जा सकता है, जैसे कि आप खुद भी जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि मिट्टी ज़्यादा अम्लीय होगा तो वहाँ पर क्या मिलाया जाएगा, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? यदि आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अब इसके बाद हमारा पाचन तंत्र है, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया है। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जो अमाशय है उसका जो दीवार है उससे उधर जो हम लोग बोल रहे हैं उसमें HCl नामक अम्ल का स्राव होता है। और ये जो HCl नामक अम्ल है वह भोजन को पचाने में मदद करता है और इसके अन्य कार्य भी मैंने आपको बताए हैं। तो मान लीजिए आपके शरीर में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलना शुरू हो जाए, HCl बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए तो फिर वहाँ पर अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और आपको क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। और उस एसिडिटी के लिए एसिड बढ़ गया तो आपको क्या लेना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं? तो वहाँ पर आपको क्षारक उपयोग करना चाहिए और उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। जो कि एसिड का एंटी हो, मतलब एसिड का जो दुश्मन हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंटासिड बोलेंगे। तो एक एंटासिड का नाम आपको पूछा जाएगा तो आप उसमें बता सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो गया, एक एंटासिड हो गया। तो जब आपको एसिडिटी होगा पेट में तो आप क्या लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बाद आप देख सकते हैं दंत क्षय के बारे में बताया गया है। तो हमारा जो मुंह है यहाँ भी पीएच एक खास है। यदि यहाँ पीएच वैल्यू घट जाएगा तो आप जानते हैं कि यदि 7 से कम होते जा रहा है तो अम्लीय होते जाएगा, 7 से ज्यादा हुआ तो क्षारकीय, मैंने अभी आपको पढ़ाया है। तो मान लीजिए इसका 7 यहाँ पर 5.5 से कम होना शुरू हो जाए मुंह का जो पीएच वैल्यू है तो यहाँ मुंह में क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा मुंह। और यहाँ पर फिर दांत का संक्षारण शुरू हो जाएगा और दंत क्षय शुरू हो जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम है और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दंत मंजन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न होगा, दंत मंजन कैसे नेचर का होगा? तो यह क्षारकीय नेचर का होगा, जो कि अम्लीय जो मुंह हमारा हो रहा है उसको ये क्या करे, शांत कर दे। इसके बाद आप देख सकते हैं पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो जो आपको कभी चींटी काटा होगा तो आपको बहुत दर्द जैसा लगता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो क्या करता है, एक अम्ल छोड़ता है हमारे शरीर में। ठीक इसी प्रकार जब मधुमक्खी काटता है तो वह भी हमारे शरीर में अम्ल छोड़ता है, जो कि क्या करता है, बहुत ही जलन पैदा करता है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर यदि आप सोडा यूज करेंगे या फिर बेस यूज करेंगे, क्षारक यूज करेंगे तो कुछ आपको आराम मिल सकता है, क्योंकि वह अम्ल के प्रभाव को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक इसी प्रकार से जो नेटल एक पौधा है उसका जो कांटा नहीं बोलेंगे, रोमनुमा जो ये रहता है उसमें वह भी यदि शरीर में लग जाए, चुभ जाए तो वहाँ भी वो मिथेनोइक अम्ल आपके शरीर में जाएगा। और मिथेनोइक अम्ल आपको ये याद रखना है जिससे कि आपको शरीर में क्या हो सकता है, जलन हो सकता है। तो ये था दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है लवण के संबंध में जानकारी और फिर उससे हम लोग अपने चैप्टर को लास्ट कर देंगे। मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।